गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। आज आप लोगों को जैसा पता है कि मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो कंप्लीट ध्यान बोर्ड पर ही रखना। अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर-उधर हुआ तो पता नहीं कहां से कौन सा एंगल कैसे आ जाएगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसलिए कल का आपको पता है मैंने आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे जो आपको आसानी से समझ में भी आ गए होंगे या आपने कर लिए थे। कल इवनिंग में आपको क्वेश्चंस मिल गए होंगे। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। कल शाम को ही, आज का जो मैं अभी करवाने वाला हूं 15 क्वेश्चंस, वो कल शाम को ही मैंने टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिए थे। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग उसको ढूंढिए, मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। और वहां से आप लोग क्वेश्चंस हमेशा आगे वाले, जैसे कल का जो अपना क्वेश्चंस होंगे उनके एक दिन पहले मैं क्वेश्चंस डाल देता हूं ताकि आप लोग पहले खुद प्रैक्टिस करो। तो आज की क्लास में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत करेंगे थोड़ा सा आसान से, धीरे-धीरे थोड़ा हम लोग आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो कोशिश करना समझने की और कंप्लीट ध्यान रखना बोर्ड पर। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 3 टाइप से पढ़ाता हूं। पहले थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो जो 33 लेसन में पहले डाल चुका हूं उनको आप लोग देखिए, नहीं तो आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा और आज एक 10 5 7 मिनट देखकर इस यूट्यूब चैनल से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। और अगर पहले 6 या 7 लेसन अगर शुरुआत वाले देख लिए, अगर जबरदस्ती आपने 5 या 6 लेसन देख लिया आपने, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ज्योमेट्री कंप्लीट समझ में आएगी, आपको एक आदत हो जाएगी लेक्चर सुनने की और आप लोग कंप्लीट सारे के सारे लेसन मेरे देखोगे। तो शुरुआत करना फर्स्ट लेसन से और धीरे-धीरे आगे बढ़ना। तो आज हम लोग थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ये आपको पता है कि पहले दिन हम लोग आसान क्वेश्चन, दूसरे दिन थोड़े से टफ क्वेश्चन और तीसरे दिन एसएससी और सीडीएस और अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं। ये तीन पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर से वही रिपीट होगा आसान, पांचवें दिन फिर से टफ क्वेश्चन, छठे दिन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस। जिससे एसएससी कभी बेसिक से पूछे तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कभी एडवांस लेवल के पूछे तो सेकंड कर रहे हैं और अगर प्रीवियस ईयर्स के दे तो तीसरा हम लोग कर रहे हैं। पूरा हम लोग कंप्लीट लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल के कर लो पास हो जाओगे, आजकल एसएससी में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपके सामने पहले तो मैं क्वेश्चन दे चुका हूं, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर बोर्ड पर क्वेश्चन आए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप लोग इसको पढ़िए, साथ-साथ मैं भी पढ़ता चलता हूं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB + BC = 22 सेंटीमीटर, a point P is placed over AC, if AC = 12, calculate the smallest integer value of BP। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं पढ़ देता हूं। त्रिभुज एबीसी में दो साइड्स का सम 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, P भुजा BC पर AC पर स्थित है। यदि AC = 12 सेंटीमीटर तो BP की न्यूनतम लंबाई पूर्णांक में क्या होगी, इंटीजर में क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर अपने पास इस प्रकार से एक ट्रायंगल ए, बी और सी, ये ट्रायंगल अपने पास ए, दूसरा अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। एक ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ से इसके ऊपर कोई भी पॉइंट पी स्थित है और बीपी की न्यूनतम लंबाई हम लोगों से पूछी गई कि मिनिमम लेंथ बताइए। और हमें दिया हुआ क्या था बोर्ड पर जो लिखा था वो AB प्लस BC की जो लेंथ दी हुई है वो तो दी हुई है 22 एंड AC की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। देन बीपी की हम लोगों को मिनिमम लेंथ हम लोगों को पूछ गई है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ बीपी इन द इंटीजर, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, ध्यान देना थोड़ा सा बोर्ड पर। ये अपने पास मान लीजिए सी है, ये मान लीजिए ए है और ये इसको m मान लेता हूं मैं, इसको n, और इसकी लेंथ जो निकालनी है उसको एक बार x बार बीपी ऐसे बड़ा लिखने के बजाय एक बार x मान लेता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि हम लोग यहां से मिनिमम लेंथ पूछे मतलब एल्टीट्यूड निकाल लें, लेकिन मैं बता चुका हूं कि जो आप लोग पढ़ चुके हो ना उससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये इस टाइप के कांसेप्ट आपने ना तो किसी बुक में देखे अभी तक, मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूं, और ना ही किसी ने आप लोगों को पढ़ाया होगा। और अगर पढ़ाया होगा इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, वो फैकल्टी मतलब बहुत अच्छा आप लोगों को बहुत स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाया है। लेकिन अगर आपने कांसेप्ट नहीं समझे और इन कांसेप्ट पर बेस्ड जो आज मैं कांसेप्ट बता रहा हूं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए और ध्यान दो, चीजें वही होंगी जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप लोग तब तक उस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। थ्योरी देख ली, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाओगे, मैं पहले से बता रहा हूं। आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस में अगर अप्लाई करना सीखोगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, मैं करवाते जाऊंगा 2 3 4 बार करोगे तब आपके माइंड में अच्छे से सेट होगी। तो इन क्वेश्चंस को 3 4 बार किया करो आप लोग, है ना। देखिए मैंने कहा था पहली क्लास में बताया था क्या दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ऐसा एक बार आपको बताया था। क्या आपको याद है क्या? अगर याद है तो देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, BAP की दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ट्रायंगल ABP में C - M छोटा होगा, अक्स से तो ये छोटा होगा और अक्स जो है वो C + M से बड़ा होगा। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा, ऐसा मैंने एक बार समझाया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही इस ट्रायंगल BPC की बात करूं तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। A - N छोटा होगा अक्स से तो यह, और A + N से। आप लोग फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन बन गई, दोनों को ऐड कर लीजिए, C + A - M + N। इनको ऐड किया तो 2x और इसको ऐड किया तो C + A M + N। C + A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22, इसकी जगह हम लोग 22 लिख सकते हैं और ये अपने पास 10 है, सॉरी 12 है, 2x और ये अपने पास 22 + 12, इसकी लेंथ अपने पास 10, 2x 34। आप लोग डिवाइड कर दीजिए 2 से तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा अपने पास x और ये आ जाएगा 17। अक्स की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 5 से बड़ी होगी और हमारे पास 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है, लेकिन इसने कहा कि इंटीजर में बताओ, पूर्णांक में बताइए। तो पूर्णांक अपने पास कितना होगा, ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है और ये अपना आंसर। तो उससे जो आपने पढ़ा था अभी तक उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, एक बार फिर इस वीडियो को देखना और वापस समझने की कोशिश करना। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा और मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। ए पॉइंट O is inside a triangle ABC where OA = OC = AB and AB = 12x, OA = OAC = 3x, OCB = 2x, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। त्रिभुज ABC के अंदर O एक बिंदु इस प्रकार से है कि AB = OC = OA, ये दिए हुए तीन एंगल 12x 3x 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो मैं समझाता हूं आपको, कोशिश करना अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोग पहले से करने की कोशिश क्या करो, आपको हमेशा ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोग मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करोगे हमेशा ज्यादा समझ में आएगा, तो क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश क्या करो, ये बात ध्यान रखना। एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक पॉइंट है O, इसने कहा है इनसाइड एक पॉइंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे, AB बराबर A से B तक बराबर है OC और बराबर है OA के, OA बराबर OC बराबर AB, OA बराबर ये और ये बराबर है, इसको भी मिला दीजिए। इसने कहा है कि एंगल A जो है वो अपने पास दिया हुआ है एंगल ABC, एंगल ABC जो है ये हम लोगों को एंगल ABC, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12x, ABC 12x है, OAC = 3x, OAC ये वाला जो एंगल दिया हुआ हम लोगों को ये दिया हुआ है 3x, OAC 3x दिया हुआ है। तो मुझे बताइए दोनों इक्वल हैं, और मैंने एक बार अगर आपको याद हो तो एक बार मैंने समझाया था आपको कि दो साइड ट्रायंगल के इक्वल तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल, ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने 3x है तो ये भी कितना होगा अपने पास 3x होगा। क्यों होगा, दो साइड बराबर सामने के एंगल बराबर। और OCB हम लोगों को दिया हुआ है 2x, OCB ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 2x, ये 2x दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके सामने वाला एंगल ये अगर अल्फा है, इसके सामने ये अल्फा है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो सामने के कोण भी बराबर, ये साइड अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो मुझे बताइए ट्रायंगल का तीसरा एंगल जो बचा वो क्या अपने पास 180 - 2 अल्फा हो गया। हाँ ना बताओ आप लोग, तीसरा जो एंगल है वो अपने पास हो गया 180 - 2 अल्फा, ये वाला एंगल 180 - 2 अल्फा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री आना चाहिए, ये आपको पता होगा, आप तीनों को ऐड कर दीजिए। ये पूरा एंगल 12x क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 और 3 5x गिवन है, ये वाला एंगल 180 - 2 अल्फा + 3x, 180
माइनस 12 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 जब सोल्व करोगे कट जाएगा, 12 5 और 3 को ऐड करोगे तो इधर तो 20x आ गया और इधर आ गया 12। तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 10x। मुझे आप लोग ये बताइए, अल्फा की वैल्यू अगर अपने पास 10x आ गई, अल्फा की वैल्यू अगर अपने पास 10x है, अल्फा की वैल्यू अपने पास 10x है, अल्फा की वैल्यू 10x है अपने पास, अल्फा की वैल्यू 10x है, तो आप लोग मुझे ये बताइए अल्फा की वैल्यू अगर 10x है तो क्या ये जो नीचे वाला अपने पास बचा, ध्यान देना आप लोग, दूसरे मार्कर से मैं दिखाता हूं, ये जो दूसरा अपने पास बचा ये क्या अपने पास 2x बचा क्या, ये ऊपर वाला 10x है तो अपने पास कितना बचा 2x। और मुझे बताइए ये भी अपने पास 2x है और ये भी 2x है, तो क्या ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या ये और ये बराबर हो गए, तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अपने पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू अगर 60 डिग्री है 10x बराबर 60, तो x का मान कितने डिग्री आएगा 6 डिग्री। ये हम लोगों से पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो। एक बार फिर से देखिए, क्लास में मैं इस क्वेश्चन को 2 बार समझाता हूं, लेकिन आप लोग क्योंकि वीडियो में सबसे अच्छा फायदा ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आप लोग 2 बार खुद देख सकते हो, रिवाइज करके, कुछ नहीं समझ में आया तो वापस देखिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल के चल रहे हैं और आप लोग तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसको आप लोग पढ़िए और मैं भी आपके लिए पढ़ता हूं। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट एंगल DOC, एक डायग्राम हमें दिया हुआ है और DOC दी गई आकृति में DOC आप लोग याद कीजिए, तो मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, ये इस प्रकार से है और इसके कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर अगर आपके हैं तो आप लोग कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन क्वेश्चंस को आप लोग नहीं ला पाओगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। A B C और D इस प्रकार से है, ये वाला जो अपने पास दिया हुआ है ये हमें दिया हुआ है D, यहां से इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर मिलते हैं और इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हो तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना यहां पर। और ये क्वेश्चंस नॉर्मली स्टूडेंट नहीं कर पाता, इधर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये एंगल 52 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है वो 64 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं एक बार बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये अपने पास 48 डिग्री है, तो ये अपने पास 66 डिग्री दिया हुआ है और हमें पूछा है कि एंगल DOC ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो कोशिश करना सभी लोग समझने की, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकते हैं। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए तो इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी में आएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे देखिए, ये वाला एंगल 52 डिग्री है, ये वाला एंगल 64 डिग्री है। एक बात ध्यान रखना, जब मैंने आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने बताया था, एक बात ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये याद रखो थ्योरी, और थ्योरी में भी मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, तो यहां से इस पॉइंट को अगर मिलाया जाए, यहां से इस पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं और इस पॉइंट ए बी सी ट्रायंगल में अगर बी व सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर पी पर मिले और ए व पी को अगर मिला दिया जाए तो ध्यान रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मैंने थ्योरी में तो समझा दिया है, लेकिन इसको काम में तभी ले पाओगे जब इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप लोग। तो देखिए इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है, इसको आगे अगर बढ़ा दूं मैं और इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो हमें ये पता है कि 66 और 48 का जो सम होगा वो 114 होगा, तो ये वाला एंगल जो बचा वो 66 डिग्री बचा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आपने किया होगा क्वेश्चन और मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो आप लोग कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 116 और स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो ये आ गया 64 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए 48 है, ये 52 है, तो जो कंप्लीट एंगल बचा ट्रायंगल का तीसरा एंगल, ये 52 48 100, तो त्रिभुज का तीसरा जो कोण बचा वो क्या अपने पास 80 डिग्री बचा गया। और ध्यान रखना ये 64 ये 64 तो एंगल बाइसेक्टर, इस ट्रायंगल BAD के लिए 64 64 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, 66 66 एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इस पॉइंट C पर अगर मिले तो ये जो यहाँ से अगर इसको मिला है तो मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये कोण 80 था तो ये भी 40 होगा और ये भी कितने डिग्री होगा 40 डिग्री। ये अपने पास 48 और 66 को जब आपने ऐड किया तो 114 आ गया। 114 में अगर आप लोग त्रिभुज का तीसरा एंगल निकाल रहा हूं मैं, ये वाला एंगल आपके लिए निकाल रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए 48 और 66 अगर आप लोग ऐड करोगे तो 114, और ये अगर 114 है तो उसमें 40 अगर ऐड करोगे तो 154 154, तो ये वाला जो एंगल बच गया वो अपने पास कितने डिग्री बच गया 26 डिग्री। और मुझे बताइए 66 और 26 डिग्री अगर अपने पास है तो क्या आप लोग त्रिभुज का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। वापस समझ लेना 48 और 66 अपने पास ऐड करोगे तो 114 114 में ऐड करोगे 40 तो 154, ये 154 बच गया, तो तीसरा जो एंगल बच गया वो कितने डिग्री बच गया 26 डिग्री। 26 डिग्री और 66 डिग्री आप लोग ऐड करोगे तो क्या त्रिभुज का आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या। ये ऐड करोगे तो 92 आ जाएगा अपने पास, 92 अगर आ गया तो त्रिभुज का तीसरा एंगल बच गया 92, यानी कि अपने पास 88 डिग्री, क्योंकि तीनों का सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलता है इस पॉइंट पर और ए को पी से मिला दिया जाए तो ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। क्यों होता है थ्योरी में मैं बता चुका हूं, नहीं याद तो अपने आप करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूं। इन गिवन ट्रायंगल ABC O इज द ऑर्थो सेंटर, फाइंड एंगल OAB। ABC में O जो है वो एक ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, देन आपको एंगल OAB बताना है। कैसे हम लोग कर पाएंगे, कोशिश करना सभी लोग समझने की, मैं समझाता हूं। ये इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल AB और C, ये एक ट्रायंगल अपने पास AB और C, ये A दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने पढ़ा होगा डायग्राम देखा होगा, ये B और ये C, क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है। O इज द ऑर्थो सेंटर, वो ऑर्थो सेंटर इसने ये मिला है, जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं बना रहा हूं आपके लिए, और ये दिया हुआ है और ये हमें दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये हम लोगों को दिया हुआ है ये 40 है और ये हम लोगों को दिया हुआ है 30 डिग्री। देन फाइंड ट्रायंगल OAB हम लोगों से पूछा है, एंगल OAB हम लोगों से पूछा है, OAB फाइंड आउट कीजिए। देखो ऑर्थो सेंटर पर बने एंगल, ऑर्थो सेंटर का जो क्वेश्चन है ना खूब सारे कर चुके होंगे, ऑर्थो सेंटर पर बना क्वेश्चन इस प्रकार से, ये 40 डिग्री है तो O पर बना एंगल बताओ चलो, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग खूब सारे 180 डिग्री माइनस से होता है, क्योंकि हमें पता है ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस A याद है क्या, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। वैसे क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, मैं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं, तो ऑर्थो सेंटर पर ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, चलो कोशिश करो करने की। कल आपके पास क्वेश्चन आ गए थे तो आपने कोशिश तो कर ली होगी, या वीडियो रोककर आप लोग हमेशा, अगर मुझसे ज्योमेट्री पूरी पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है और आपको लगता है मुझे एक बार में समझ में भी आए, तो अगर पहले नहीं किया तो सुबह से उन क्वेश्चन को करो, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके एक बार इन क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, कैसे कर पाओगे चलो मैं समझाता हूं। ये ऑर्थो सेंटर है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, लंब केंद्र को आगे बढ़ाने पर ध्यान रखना जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर बना कोण 90 डिग्री, यहां पर बना कोण 90 डिग्री, और इसको भी आगे बढ़ा दो ये कोण 90 डिग्री। मुझे बताइए ये कोण 90 है, ये 40 है, 90 40 इस ट्रायंगल की बात करो, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, A D C में 90 40 तो तीसरा 50 बचा, तो क्या 18 डिग्री होगा क्या, ठीक है। 90 32 तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 58 डिग्री होगा क्या, हां ना कुछ तो बोल दो आप लोग, 58 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर 58 है तो मुझे बताओ कि ये भी 58 होगा क्या, ये अगर 58 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये अगर 58 है तो ये भी 58 हुआ, 58 90 तो क्या तीसरा जो एंगल बच गया क्या 32 डिग्री बच गया क्या। ध्यान रखो बोर्ड पर कंप्लीट, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू होगा, इसलिए आप लोग कंप्लीट ध्यान अपना बोर्ड पर रखना अगर आपको बहुत अच्छे और बहुत लेवल के क्वेश्चन अगर करने हैं तो। ये एंगल 58 है, ये 32 है, मुझे ये बताओ ये पूरा एंगल 50 डिग्री था, तो ऑर्थो सेंटर पर बनाएंगे ये कंप्लीट एंगल,
ये अगर 50 डिग्री है तो ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस सी होता है, तो 180 माइनस सी कंप्लीट एंगल क्या 130 डिग्री का होगा क्या? ये 130 डिग्री है, ये 32 डिग्री है, तो क्या त्रिभुज का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 130 और 32 को ऐड करोगे तो 162 आ गया, 162 आ गया तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या 18 डिग्री बचा गया। तो ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल आ गया वो अपने पास आ गया 18 डिग्री। ये अपना आंसर है। अगर किसी स्टूडेंट के थोड़ा कम समझ में आया है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा रिवाइज करो, वापस से उसको देखिए। क्लास में मैं 2 बार समझा देता हूं, लेकिन यहां पर मैं आपको 2 बार नहीं समझा रहा हूं। वीडियो का फायदा ये है कि आप लोग आसानी से इसको वापस से भी देख सकते हो। 90 40 गिवन है, 90 40 तो पूरा 50, 32 तो 18 तो पूरा 50, 90 32 तो तीसरा 58, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, ये 58 ये 90 तो ये 32, 50 है पूरा 130 होगा, 130 32 तो तीसरा एंगल 18 डिग्री। ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके सामने बोर्ड पर है, उसको आप लोग पढ़िए। बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, नीचे ऑप्शन आने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी ई एंड डी आर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एसी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, एएफ बाइसेक्ट सीएडी एंड बीएफ बाइसेक्ट सीबीई, व्हिच इज द करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। दिए गए एबीसी में ई डी क्रम से एबीसी व बीसी पर स्थित 2 बिंदु हैं, एएफ सीएडी और बीएफ कौन सीबीई का कौन सा विभाजक है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। कोशिश करना, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया आपके लिए। ये सारे नोट्स ऐसे कैसे जैसे मेरे पास है ऐसे कैसे आपको मैं लिंक पे भेज दूं, टेलीग्राम के लिंक पर, वहां से आप लोग ले लीजिए। कल शाम को ही मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, अगर आपको मिल गए हैं तो। और इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इनको। इन क्वेश्चंस को आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि जिसको भी नीड होगी, जिसको ज्योमेट्री नहीं आती उसको मैं ज्योमेट्री सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने दिए हैं ये क्वेश्चंस कि आप लोग शेयर भी करो, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा हो। इसने कहा ई एसी पर और बीसी पर 2 पॉइंट है, एसी पर कोई पॉइंट ई है और इस पर कोई पॉइंट डी है, ऐसा हम लोगों से कहा है, और इसने इसको मिला दिया, ये और ये दोनों मिला दिए इसने। ठीक है, आगे इसने कहा कि एएफ जो है वो सीएडी का एंगल बाइसेक्टर एएफ, इसका एंगल बाइसेक्टर है, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये बीएफ है। कौन सा एंगल का? सीबीई का एंगल बाइसेक्टर बीएफ है। देन निम्न में से कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग देखिए। जब भी ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन जो है वो साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो कैसे कर पाएंगे हम क्वेश्चन को? ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन में एंगल ई और डी का समय, एंगल ई और एंगल डी का समय बहुत ज्यादा आसान है, कोशिश करना समझने की। ये देखो सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये भी ए होगा, और ये इसका बाइसेक्टर है, सीबीई का बाइसेक्टर बीएफ है, तो ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी होगा। और आप लोग एक काम कीजिए, अलग अलग मार्कर से मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए। इस वाले एंगल को आप लोग सी मान लीजिए और इस वाले एंगल को मान लीजिए आप डी। तो इस ट्रायंगल ई ए बी की बात करूं मैं, अगर एंगल ई ए बी की बात करूं, तो मुझे बताइए एंगल ए ई बी जो है, एंगल ए ई बी, त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण, ये वाला जो एंगल है वो क्या 180 माइनस 2 माइनस सी माइनस डी होगा। त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला। ऐसे इस ट्रायंगल ए डी बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए डी बी 180 डिग्री माइनस 2b माइनस सी माइनस डी, इनको ऐड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इन दोनों का सम ही दिया हुआ है सभी ऑप्शन में। तो ये अपने पास आएगा एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए डी बी बराबर। इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो देखो 2 बार 180 आ गया, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार डी, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 180 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 2 बार आ रहा है, तो मुझे बताइए इस वाला एंगल ये ए है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। इस एंगल एफ को, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल एफ को क्या आप लोग 180 माइनस ए माइनस बी माइनस सी और माइनस डी लिख सकते हो? तो ध्यान रखना इसकी जगह ये जो है 180 माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? ये तो ऐसे कैसे ऑप्शन में, और इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग ए एफ बी, और ये अपना ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये मिलेगा 3rd नंबर सी ऑप्शन, ये अपना आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और धीरे धीरे मैंने कहा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते चलूंगा अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल और बढ़ता जाएगा। नहीं समझ में आया, कम समझ में आया है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और वापस से इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बड़ा सा क्वेश्चन है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ट्रायंगल एबीसी में बी का अंतर्द्विभाजक तथा सी का बाह्य द्विभाजक डी पर मिलते हैं। डी से सीबी के समांतर एक रेखा जो एसी को एल पर और एबी को एम पर मिलती है। यदि समलंब चतुर्भुज एल सी एम बी में सीएल और एमबी क्रम से 5 और 7 हो तो एलएम की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इसने कहा एक तो बी का बाइसेक्टर और एक सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को डी पर मिलते हैं, ऐसा सबसे पहले कहा है। क्वेश्चन आपके पास होगा भी, पढ़ भी लिया होगा, मैं पढ़ता चलता हूं। डी से सीबी के समांतर एक रेखा जो एसी को एल पर, इसके समांतर एक लाइन खींची जो एसी को मिल रही है एल पर, इसके पैरेलल लाइन खींची, ध्यान रखना ये पैरेलल लाइन खींची है, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची जो एसी को एल पर और एबी को एम पर मिलती है। इसने हम लोगों से कहा है सीएल और एमबी क्रम से, सीएल तो अपने पास दिया हुआ है 5 और एमबी दिया हुआ है 7, ये यहां से यहां तक अपने पास 5 है और ये अपने पास 7 दिया हुआ है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एलएम, एलएम की लंबाई हम लोगों से पूछ गई है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। यहां पर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और मैं आपको बोल चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए पहले आप लोग खुद करने की कोशिश किया करो, ताकि आप लोग अच्छे से और जल्दी आप लोग उसको समझ पाओ। और ये वाला एंगल अगर अपने पास ये बाह्य बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण अगर अपने पास मान लो x है तो ये वाला कोण भी x होगा। आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, 2 लाइन अगर पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। और जो भी थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसको मैं साथ साथ आप लोगों को रिवाइज करवाते चलूंगा, आपको याद करवाते चलूंगा, ताकि आपको अच्छे से और ज्यादा समझ में आए। देखिए तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी, ये कोण अगर थीटा है तो क्या अपने पास ये वाला कोण थीटा होगा क्या? ये थीटा है, ये थीटा, ट्रायंगल के 2 कोण बराबर तो उसके सामने की साइड बराबर, इसके सामने ये यहां से यहां तक 7 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां से यहां तक ये भी 7 होगा। थीटा थीटा सामने 7 तो ये भी 7 होगा। और इसको अगर मैं दूसरे मार्कर से दिखाऊं आपके लिए, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला मान लो x है या y है तो ये भी x होगा। और मैंने अभी भी बताया कि अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर, ये अगर x है तो कंप्लीट एंगल क्या x होगा क्या? तो 2 कोण बराबर, ट्रायंगल एल सी डी की बात कर रहा हूं, ये x है, ये x है, तो इस x के सामने 5 है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 5, तो इस x के सामने यहां से यहां तक ये जो होगा, यहां से यहां तक ये ग्रीन से जो दिखाया वो क्या 5 होगा क्या? टोटल 7 है, इधर वाला 5 है, तो क्या इसके लिए 2 बच गई क्या? 2 बच गई, ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा। आइए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एबीसी में ए का द्विभाजक बीसी को डी पर, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। डी पर काटता है, बी से लंब जो एडी को ई पर मिलता है, एसी के समांतर एक रेखा जो ई से गुजरती है, बीसी को जी पर, एबी को एच पर काटती है। यदि एबी 26, बीसी = 28, एसी = 30, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डीजी। तो डीजी की लंबाई आप लोग ज्ञात कीजिए, कोशिश करना समझने की। अच्छा और आसान क्वेश्चन। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, समझाता हूं आपको और समझ में सभी को आ जाएगा, बस ध्यान रखना बोर्ड पर। और आपने खुद ने कर लिया होगा और आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है, आपने कोशिश कर ली होगी और आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है। ए का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है, ए का जो द्विभाजक है, ए इसका ए का एंगल बाइसेक्टर
BC को काटता है D पर, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जो दिया हुआ है वैसे वैसे मैं साथ साथ लिखते चलता हूं। इसका एंगल बाइसेक्टर इसको काट रहा है D पर और B से AB जो लंब AD को E पर काटता है, B से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जो इसको काट रहा है E पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम तो बनाना पड़ेगा जिससे आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा। AC के समांतर एक रेखा जो E से गुजरती है, DC को G पर और AB को H पर। यहां पर एक लाइन जो गुजरे इस प्रकार से इसके पैरेलल, AC के पैरेलल और E से पास होती हुई एक लाइन। अब मैं दूसरा मार्कर काम में लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा सही और ज्यादा समझ में आए। इसने कहा है कि AB को H पर काटती है, AB को तो काटती है H पर और DC को काटती है G पर। ये पैरेलल लाइन जो इसको तो काटती है G पर, यहां इसको काटती है G पर और इसको काटती है H पर। और हम लोगों को जो लेंथ दी हुई है ये दी हुई है 26, AB की लेंथ 26, BC की लेंथ जो दी हुई है वो 28 दी हुई है 28 और ये जो दिया हुआ हम लोगों को AC की लेंथ दी हुई है 30। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने एक बार आपके लिए डायग्राम बनाया ताकि आपको सही और अच्छे से समझ में आए और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान रखना थ्योरी पढ़ लोगे क्वेश्चंस में तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरी पर आप लोग कम से कम 150-200 क्वेश्चंस नहीं कर चुके होंगे। थ्योरी कंप्लीट अच्छे से पढ़ो, 200 250 300 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, उसके बाद जहां पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे उसको आप लोग लगा दीजिए, क्वेश्चन आपसे 99% हो जाएगा। तो आप लोग देखिए अभी से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यही तो एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं एक बार आगे बढ़ा दूं ताकि आपको सही समझ में आए। मुझे बताइए यही तो एंगल बाइसेक्टर है, यही तो कोण समद्विभाजक है ये रहा और यही एल्टीट्यूड है। अगर आप लोगों को याद हो एक जमाने में मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो और इस पर बेस मैंने एक चीज आपको बताई थी कांग्रुएंसी में, वही लाइन तो एल्टीट्यूड हो और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही होगा, अपने पास वो लाइन मीडियन का भी काम करेगी। तो एक बात ये ध्यान रखना, ये अपने पास यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और ये यहाँ पर एल्टीट्यूड है तो ये मीडियन का भी काम करेगी, यानी ई जो इसका मिड पॉइंट है और ये अगर 26 है तो यहाँ से यहाँ तक अगर पी तक मिले तो ये भी अपने पास 26 होगा। ये बात आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना। वो 26 काम में आया नहीं आया, लेकिन आप लोगों को याद रखना कि ई तो मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है? वही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर, वही लाइन अगर एल्टीट्यूड है तो मीडियन भी होगी, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। देखिए यहाँ पर कोशिश करना समझने की, अब ध्यान देना सभी लोग बोर्ड पर। ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, तो 26 और 30। तो क्या एंगल बनाने वाली जो साइड्स होंगी वो 13:15 में होनी चाहिए। एंगल बाइसेक्टर मैंने समझाया, पूरी कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को समझाई है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। तो 28 को 13 और 15 के रेशियो में बांटोगे तो 28 में इधर वाला ये तो होगा 13 और इधर वाला ये होगा 15। हाँ ना बताइए समझाया या नहीं समझाया? मैं ये चीज आप लोगों को समझा चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं और ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई थी। इस ट्रायंगल की बात करूं मैं PBC के, ये मिड पॉइंट में प्रूव कर चुका हूं पहले, क्योंकि वही एल्टीट्यूड और मिड पॉइंट से अगर इधर पैरेलल लाइन खींचोगे तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर मिलेगा। तो टोटल अगर 28 था तो यहां से यहां तक ये तो 13 पहले आ चुका है और यहां से यहां तक ये जो होगा ये 14 होगा। डायग्राम थोड़ा सा इस टाइप से बन गया है, आप लोग ध्यान रखना। डायग्राम थोड़ा सा जी पॉइंट थोड़ा आगे चला गया, लेकिन सही डायग्राम जो बनाओगे थोड़ा सा, क्योंकि एल्टीट्यूड और मीडियन का काम करेगी, थोड़ा इधर आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, गलती वो से थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है, बाकी डायग्राम में कोई गलती नहीं है। तो ये यहां से यहां तक 14, ये 13, डीजी की लेंथ पूछिए तो क्या आंसर 1 आ गया क्या? ये अपना आंसर। ध्यान रखना एग्जाम में वो जी की लेंथ भी पूछ सकता है। ये अपने पास 26 है, टोटल 30 था तो नीचे वाला बचेगा 4 और 4 बच गया तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इससे हमेशा आधी और पैरेलल होती है, तो ये आ गया 2। पूछा नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो। मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। ये लाइन एल्टीट्यूड भी है और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये लाइन काम करेगी मीडियन का, ऐसा मैंने थ्योरी में बताया था। नहीं याद तो थ्योरी के वीडियोस वापस देखिए। तो मिड पॉइंट हो गया और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो सामने वाले साइड की भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। तो टोटल अगर अपने पास 28 था तो यहां से यहां तक ये 14 होगा और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। 26 और 30 का रेशियो 13 और 15, तो ये 13 होगा और इधर वाला 15 होगा। यहां तक 13, यहां तक 14, 14 में से 30 माइनस कर दिया तो डीजी पूछा था, आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिश करना इसको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर आपके सामने, ये रहा, पढ़िए आप लोग। इन गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर inscribed in a circle, point E is on circle, if AB equals to 8 find the value of AE square plus BE square plus CE square plus DE square। एक सर्कल के अंदर ध्यान देना आप लोग, एक स्क्वायर बनाया गया है। बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 समझा रहा हूं। अपने पास इस प्रकार से है A B C और D, एक स्क्वायर है जिसकी ये एक साइड हमें दी हुई है 8 और एक पॉइंट E है अपने पास, यहाँ पर एक पॉइंट E है और इसने कहा है कि A से E तक, B से E तक, इनको अगर मिला दिया जाए सभी को, इसके ऊपर सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट है, सर्किल, ये जो डायग्राम है ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास होगा और हम लोगों से लेंथ पूछी है AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करना आप लोग समझने की। देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग, ध्यान देना। एक बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, एक चीज याद रखना हमेशा और हमेशा कि डायगोनल जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो हमेशा और हमेशा उसके सेंटर से पास होंगे और स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 साइड में मेन इक्वेशन में पढ़ाऊंगा। अभी एक बार कोई भी एग्जाम आपका है नहीं, अभी एसएससी तो आगे आप लोगों को पता ही है, 17 में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एसएससी कब होगा ऐसा हमें नहीं पता, थोड़ा सा आगे जाएगा। तो मुझे एक बार धीरे धीरे और आराम से पढ़ाने दो ताकि मैं सब कुछ आपको समझा सकूं। ऐसे तो मैं महीने भर में सारे टॉपिक भी करवा सकता हूं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे और आसान, क्योंकि अगर जल्दी का एग्जाम हुई तो हम लोग जल्दी कर लेंगे, टाइम बढ़ा देंगे, और अगर एग्जाम थोड़ी लेट है तो मुझे धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाने दो ताकि सब कुछ मैं आप लोगों को समझा सकूं। भागने की कोशिश मत करो, जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लो और जो मैं चीजें चैप्टर में समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लो, है ना। तो भागने की कोशिश नहीं करना। √2 साइड आप लोग मुझे बताइए, ए से सी को अगर मिला दिया जाए, ए से सी को मिला दिया जाए तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये जो इसके दोनों डायगोनल्स होंगे वो सेंटर से पास होंगे, तो यहां से अगर हम लोग ये मिलाएं तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर, क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। और दूसरा, अगर आपके पास ये वाला डायगोनल मिला दिया जाए, दूसरे वाला यहां से यहां तक ये डायगोनल मिला दें, तो ध्यान रखना हम लोग अगर B से E को मिला दें, आसान क्वेश्चन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका अगर किया हुआ होगा तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं किया होगा नहीं समझ में आएगा। ग्रीन वाला व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, तो BD स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ABE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें, इधर वाले को इधर वाले को, तो इनके सम की वैल्यू तो हमें चाहिए। और AC स्क्वायर का जो मान है ये आप लोगों को पता होगा कि AC इसका डायगोनल है, और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 8 √2 साइड, तो 8 √2 का स्क्वायर इसकी वैल्यू प्लस 8 √2 का स्क्वायर। और ये आगे वाला तो हम लोगों से पूछा ही है, AB स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, सारा AE स्क्वायर ये पूछा है 64 × 2 156 गुना 2, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 64 × 2 128 और 128 गुना 2 आंसर आ जाएगा अपने पास 256, ये अपना आंसर है।
तो आसान और अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करना समझने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग उसको पढ़िए, मैं भी आपके साथ पढ़ लेता हूं। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग पढ़िए, मैं हिंदी में क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूं। एक वृत्त की त्रिज्या AO तथा BO लंबवत है MN रेखा AB के समांतर, जो AO को P पर तथा BO को Q पर काटती है। वृत्त को M तथा N पर मिलती है, MP बराबर √56, PN बराबर 12, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आसान और अच्छा क्वेश्चन, कोशिश करना समझने की। समझाता हूं आपको। ये इस प्रकार से है और इससे बहुत सारी चीजें आपके समझ में आएंगी, ध्यान रखना। AO और BO, A से O तक और B से O तक एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यहां से एक लाइन MN जो AB के पैरेलल है, एक लाइन MN जो AB के पैरेलल है, और इसको MP की वैल्यू √56, जो इसको AO को P पर और इसको Q पर काटती है। ये पॉइंट दिया हुआ है P और ये पॉइंट दिया हुआ है Q, ठीक है। MP का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है √56 और PN की वैल्यू दी हुई है 12। MP की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है √56 और PN का जो मान दिया हुआ है P से N तक की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12। इसकी वैल्यू जो होगी अपने पास वो दी हुई है 12। अब देखिए हमें पूछा कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और ऑप्शन आपने देख लिए होंगे कि क्या क्या दिए हुए थे हम लोगों को। वृत्त की त्रिज्या हमें फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाएंगे देखिए, बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन, आसान भी है और अच्छा भी है। कैसे करेंगे देखो, आप लोग एक काम कीजिए, PN की लेंथ 12 दी हुई है, ये 56 दिया हुआ है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये एक जो क्वेश्चन में गिवन है वो अभी तक लिख चुका हूं मैं। ये अगर √56 है तो ये भी अपने पास √56 होगा, QN की वैल्यू भी √56 होगी। ये यहां से यहां तक आप लोग इसको आगे बढ़ाओ, ये अगर मैं x मानता हूं और ये रेडियस है तो O से A तक भी रेडियस होगा, तो ऊपर वाला ये जो बचा अपने पास ये होगा r - a, x माना तो r - x। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं और काफी देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए, और मैं 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ही। आप लोग भी अगर बोर होते हो कोई बात नहीं, बोर होने दो, बोर होगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको साथ साथ रहना ही पड़ेगा। मैं भी वीडियोस की लेंथ बढ़ा रहा हूं, आप भी थोड़ा अपना स्टेमिना बढ़ाओ, बोर होना कम करो, इधर ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है। ये यहां से यहां तक r, ये x माना तो ये r - x होगा अपने पास, और हम लोग एक सर्कल की दो कोर्स अगर एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करें तो PA × PP बराबर लिख सकते हैं, PA × इस पॉइंट को अगर हम लोग मान लो r माने तो हम लोग लिख सकते हैं PA × PR बराबर PM × PN। तो P से A तक तो अपने पास r - x, P से R तक है अपने पास r + x, ये अपने पास है √56 और ये अपने पास है 12। इसको लिख सकते हैं r² - x² बराबर 12 √56। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये अगर x है तो ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इधर वाला भी x होगा, जिसको मैं ब्लू से ही दिखा देता हूं। ये अपने पास x होगा, ये टोटल PN जो Q अपने पास PN 12 था, इधर वाला अगर ये √56 है तो इधर वाला भी √56 होगा, तो Q P से Q तक की जो वैल्यू आ गई अपने पास, P से Q तक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 - √56। तो हम लोग इस ट्रायंगल POQ में, ट्रायंगल POQ में लिख सकते हैं x² + x², पाइथागोरस थ्योरम से x² + x² बराबर इसका स्क्वायर होगा 144 + 56 - 24 √56। तो दो बार आएगा, तो ये x² की जो वैल्यू आ गई वो दोनों का एड किया तो 200, तो ये आ गया 100 - 12 √56। ये जो x² की वैल्यू जो है आप लोग यहां पुट कर दीजिए, r², ये लिख सकते हैं आप लोग 100 + 12 √56, क्योंकि बाहर माइनस का है, अंदर जाएगा तो ये तो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, बराबर 12 √56। ये इससे कट गया, r² बराबर अगर 100 है तो r की वैल्यू रेडियस पूछी थी 10, ये अपना आंसर। एक बार फिर समझाता हूं, अच्छा और आसान क्वेश्चन, दो तीन बार कर लोगे चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगी। मैं पहले से बता रहा हूं, धीरे धीरे स्टैंडर्ड में बढ़ाते जाऊंगा, लेकिन आप लोग तभी समझ पाओगे जब कंप्लीट वीडियो अच्छे से दो बार देखोगे आप लोग, तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आप लोगों की चीजें समझ में आना बंद हो जाएंगी। पहले आप लोग थ्योरी देखिए और उसके बाद वीडियोस देखिए, थ्योरी देखिए, क्वेश्चन देखिए, थ्योरी क्वेश्चन ऐसे 3-4 बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग, ये √56 और 12 ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी थी, हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, ये पॉइंट r मान लिया। ये अगर दो कोर्स एक दूसरे को अगर P पर इंटरसेक्ट करें तो AP × PR बराबर MP × QN, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये टोटल यहां से यहां तक रेडियस अगर मैं r मान लूं तो इधर भी r होगा, इसको x मान लिया तो ये r - x, तो r - x और ये r + x, √56 और 12, ठीक है, ये आ गया। अब x की जो वैल्यू है यहां से x² + x², ये √56 अगर होगा तो इधर वाला भी √56 होगा, ये दोनों पैरेलल है तो क्यों होगा, यहां से हम लोग लाइन खींचेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रूव करेंगे। आप लोग खुद इस चीज को याद रख लेना, यहां से इस प्रकार से इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो कोशिश करना अपने आप करने की। ये भी एक या पैरेलल हो तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि ये भी अपने पास √56 होगा, मैंने लिख दिया। टोटल 12 था, ये √56 तो 12 - √56, इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, x का मान यहां से यहां पुट कर दिया, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का लंब AD जो O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है, यदि वृत्त त्रिभुज ABC भुजा AB को E पर और AC को F पर काटे तो इन दोनों का रेशियो हम लोगों से पूछा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 10 नंबर, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड AD इज द परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, वैसे मेंशन में पढ़ाऊंगा। इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, साइड अगर a मानो तो √3/2 इंटू a, तो ये √3/2 इंटू a, ये इसका सेंटर मान लीजिए। ये AD व्यास वाला एक सर्किल, इसको काट रहा है अपने पास E पर और इसको काट रहा है F पर। देन हम लोगों को BC और EF का रेशियो हम लोगों से पूछा गया है। हम लोगों को रेशियो पूछा किसका, EF और BC का रेशियो पूछा है, ये हम लोगों से पूछा गया है। कोशिश करना समझने की, और एक दो चीजें मैं पहले भी आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, और जब आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा ही बताऊंगा। ध्यान रखना, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है, और छोटा और बड़ा बनाना है √3 से। किसी ने अगर रेशियो रख रखे हैं वो ठीक है, 30 के पास वाली साइड बड़ी तो ये अगर x है तो ये √3x होगा, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं ज्योमेट्री में बहुत जगह काम में लूंगा और हाइट एंड डिस्टेंस को पूरी पढ़ाऊंगा इस टाइप से। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है √3 से। लगे कि बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, लगे छोटा बनाना है तो √3 का भाग दे दो, और कर्ण हाइपोटेनस हमेशा 30 के सामने वाली साइड का डबल। आपको लग रहा होगा कि मैंने तो रेशियो याद रख रखे हैं, फिर भी आप लोग ये लाइन 3 4 5 बार सुनो और फिर देखना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 5-10 सेकंड में आप लोग कैसे कर पाओगे। बेसिक से कैसे फास्ट करोगे ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको। 30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा बनाना है √3 से भाग दे दो, बड़ा बनाना है √3 से डिवाइड इंटू कर दो। जैसे आपको लगता है कि 60 के पास वाली साइड छोटी है बड़ी, तो आपको छोटी, तो छोटा बनाना है तो √3 से भाग दे दीजिए, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल। और समझा देता हूं, ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, अपने आप आएगा 90 30 60, ये 40 दिया हुआ है, तो 30 के पास वाली साइड बड़ी, बड़ा बनाना है या छोटा, आपके पास सिर्फ √3 लगे, बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो, लगता है छोटा बनाना है तो √3 का भाग दे दो, तो 40 √3, और कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल। ये बात आप लोग याद रखना, बहुत जगह काम में आएगा, फिर आएगा फिर समझा दूंगा, लेकिन याद भी रखना EF और BC का रेशियो हमें चाहिए। हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में ये कोण अगर अपने पास 60 डिग्री है तो ये सेंटर पर बना एंगल,
इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा 60 डिग्री, तो ये होगा 120 डिग्री। ये अपने पास क्योंकि ये इस प्रकार से ये अगर 60 डिग्री तो 120, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस हाइट यहाँ से यहाँ तक एडी का मान अगर √3/2 इंटू ए है तो रेडियस आधी होगी भी √3/4 इंटू ए, ये भी √3/4 इंटू ए, और ये भी √3/4 आधी होगी इससे ए। तो ये एल्टीट्यूड, ये मीडियन, ये एंगल बाइसेक्टर, ये 60, ये 120, तो ये इधर वाला 60, तो ये आ गया 30 डिग्री। और मुझे आप लोग ये बताइए, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो √3/4 इंटू ए है, तो कर्ण 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, ये क्या अपने पास यहाँ लिख देता हूँ √3/8 होगा क्या, और 30 के पास वाली साइड बड़ी है छोटी, आपको सर बड़ी बड़ा बनाना तो इसको √3 से इंटू कर दें, तो ये आ गया 3/8 ए। EF का जो मान आएगा इसको इधर भी इतना ही आएगा, इधर भी इतना, इसको 2 से गुना कर दो तो 3/a/4, और BC की वैल्यू तो a मान कर चले रहे हैं, a से a कट जाएगा और रेशियो कितना आ जाएगा 3:4, ये अपना आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको खुद को भी आना चाहिए था पहले से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक बार मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक चल रहे क्वेश्चंस में मुझे वापस मैं पढ़ाता हूं। देखिए ध्यान देना बोर्ड पर आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख लीजिए। ये डायग्राम बना हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, लग रहा आसान है, आंसर आपका कुछ जो स्टूडेंट नहीं पढ़ी है मेरी थ्योरी उनका आंसर 100 डिग्री आएगा, फिर भी मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं। देखिए इस प्रकार से है, ये दिया हुआ ए, ये दिया हुआ बी, और ये हम लोगों को दिया हुआ सी, और ये अपने पास डी है, और ये इसका सेंटर है ओ। डी से ओ को मिलाते हैं हम लोग, और यहाँ से इसको भी मिलाया है। ये वाला दोनों एंगल हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन, अगर आपने पढ़ा है तो ये एंगल अपने पास दिया हुआ है ए बी सी, ये 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 20 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। कुछ लोग देखते ही क्या करते हैं 30 और ये 60, ध्यान रखना सेंटर पर बना एंगल होता है सेम सर्कमफ्रेंस द्वारा, यहाँ सेम सर्कमफ्रेंस नहीं है, ये तो ओ आ रहा है, तो इसको आप लोग 60 मत कर लेना, क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन सर हम लोग कैसे करें, ऐसे गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, देखिए आप लोग यहाँ से इसको मिला दो, ये अगर 30 है तो ये 60 होगा, और इसको अगर मिला दें तो एक बात ध्यान रखना, ओ से सी तक और ओ से तक बराबर है क्योंकि रेडियस है, तो ये 60 अगर है तो बचा 120, तो इसके सामने ये भी 60 होगा, और ये भी पूरा 60 होगा, ये 20, तो ये बचा 40 डिग्री। ध्यान देना, ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण बचा अपने पास 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, तो 70। ये कोण अगर अपने पास 70 डिग्री है, ये 40 है, ये 60 है, तो क्या ये वाला कोण अपने पास 10 डिग्री आ जाएगा क्या? ये 60 होने पर ये और ये तो पहले बराबर आ गए, क्योंकि 60 और 60 तो ये पहले से बराबर आ गए। और एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज का 30 ये 17 आ गया, क्योंकि 30 और 40 बाहर, एक्सटीरियर एंगल 70। और मुझे आप लोग ये बताइए, ये कोण अगर 70 आ गया, ये 40 है, ये 60 है, तो त्रिभुज का एक और एंगल, तीनों कोण का 180 होना चाहिए, इनको ऐड किया तो 170, तो ये 10, ये पूरा 70, ये पूरा 70, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। ये दोनों बराबर, और ये इसके बराबर पहले से था, तो ये भी दोनों बराबर। तो ये कोण अगर 20 डिग्री है और एक ट्रायंगल के दो अगर साइड बराबर है, एक कोण 20 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल का DOC के लिए अलग से बना रहा हूँ, DOC के लिए ये कोण अगर 20 डिग्री और ये दोनों बराबर है, तो बचा हुआ एंगल ये भी 70 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास नहीं 80 है ना, 160 बचा तो ये भी 80 होगा, और ये भी अपने पास 80 होगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो 80 डिग्री आएगा। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, एक बार वापस से देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12, दो वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं तथा वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा AB को 10 सेंटीमीटर है, जो दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त को P तथा Q पर अगर काटती है, PQ = 3, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, साथ साथ आप लोग भी पढ़ा करो। कल इवनिंग में मैं पहले से क्वेश्चन दे चुका हूं मेरे टेलीग्राम के लिंक पर, तो उसको आप लोगों को साथ साथ वहां से क्वेश्चन ले लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए, वहां से क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को A तथा B पर काटते हैं, दो सर्किलें जो एक दूसरे को A तथा B पर इंटरसेक्ट करते हैं, AB = 10, ठीक है। दोनों वृत्तों को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं को P तथा Q पर काटे। AB की लेंथ 10 dB है, तो ध्यान रखना हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये बचा 5। एक की रेडियस आपके सामने 13 dB है, और P और Q पर काटे ना, इसको दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन O1 और इसका सेंटर मान लीजिए O2। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम लोगों को कहा है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 13 सेंटीमीटर हो तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो आसान क्वेश्चन है, देखो 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 12। ये टोटल रेडियस जो है वो अपने पास 13 थी, 13 है, तो यहाँ से O1 से Q तक 13 होगा। ये अगर 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बचा 1, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन में गिवन है, ये 3 क्वेश्चन में गिवन है। उधर वाला अगर 1 होगा तो ये इधर वाला जो अपने पास बचा, ये अपने पास बच गया 2, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक R मान लो, ये अगर R है तो यहाँ से यहाँ तक भी R होगा, ये अगर 2 है तो यहाँ से यहाँ तक इधर वाला जो बचा वो अपने पास बचा R - 2, और लिख सकते हैं R - 2 का स्क्वायर, R - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। क्या सोल्व करके R की वैल्यू निकाल लोगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो, निकाल लेंगे तो निकाल लेना, कैलकुलेट करना है, आंसर अपने पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, दो वृत्त एक दूसरे को P पर स्पर्श करते हैं, AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े वृत्त को A तथा B पर मिलती है और छोटे वृत्त की C पर स्पर्श करती है, PA तथा PB छोटे वृत्त को D तथा E पर मिले, AB 15 है, P 2 है, PD = 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास जो लिखा हुआ है उसका मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। और ये मैंने आप लोगों को जैसे कहा है, अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, अगर कभी एसएससी एडवांस लेवल के क्वेश्चन दे तो एक दूसरे को P पर स्पर्श करते हैं, बड़े वृत्त छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा जो बड़े को A तथा B पर और छोटे को मिलती है C पर, ये पॉइंट दिया है C। इसने कहा है कि P पर ये दोनों स्पर्श करते हैं, और यहाँ से अगर हम लोग P से A तक AB को मिला दिया जाए, PA तथा PB D तथा E पर, P से A तक मिलाया जाए वो मिलता है इसको D पर, और इधर मिलाया जाए वो इसको मिलता है E पर। और यहाँ से अपने पास P की लेंथ जो दी है वो दी है 2, और इसकी लेंथ दी है हम लोगों को कितनी 3, PD और P की। AC की लंबाई याद कीजिए, AC की लंबाई और AB का जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ है 15, ये क्वेश्चन में गिवन है। सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पर, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार से अपने पास है ये, यहाँ से अपने पास एक इसको मिला दीजिए, और इसके पैरेलल लाइन इसके टेंजेंट अगर खींच लें तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आप लोगों को याद होगी। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था, ये यहाँ से टेंजेंट पे कोण के बीच बना कोण थीटा है, तो इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। तो ये वाला कोण अगर अपने पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण अगर अपने पास ए है तो ये वाला कोण भी ए होगा। छोटे वाले सर्कल की बात करें तो बड़े वाले सर्कल में भी टेंजेंट का काम कर रही है, और ये कंप्लीट कोण है, तो इस कोण द्वारा बना कोण ये भी अपने पास ए होगा। ऐसे ही इधर वाला एंगल ये अगर अपने पास बी है, ये वाला कोण टेंजेंट पे कोण के बीच बी अगर है तो यहाँ से इस कोण द्वारा ये भी होगा, और ये अगर बी है तो बड़े वाले सर्कल की अगर बात करें तो ये भी होगा। तो मुझे बताइए ये बी ये रहा, ये ए ये रहा, तो क्या ट्रायंगल PDE और ट्रायंगल PAB दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए क्या? कौन कौन से? ट्रायंगल PDE जो है वो सिमिलर होगा किसके साथ? PAB के साथ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PD/PA, यहाँ से लिख लो PD/PA बराबर होगा D/AB,
बराबर होगा P अपॉन PB के। ये इक्वल ये सिमिलरिटी से भुजाएं समान अनुपात में होंगी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी, आप लोग ध्यान देना। यहां से अगर इसको मिला दिया जाए, जो कि मैं आपके लिए ब्लू से दिखाता हूं, यहां से इसको अगर मिला दिया जाए तो ये वाला कोण अगर A है तो ये इसके द्वारा यहां पर ये वाला कोण भी A होगा। ये अगर A है, सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं। और ये वाला कोण अगर अक्स मान लो तो ये अगर इस ब्लू लाइन द्वारा B प्लस एक्स है तो टेंजेंट के साथ ये वाला जो कोण होगा वो B प्लस एक्स होगा। ध्यान देना आप लोग, मैं फिर समझाता हूं आपको। ये अपने पास यहां पर B प्लस एक्स ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये कोण अपने पास x है तो इधर कहीं भी कोण बने वो x होगा, और ये वाला कोण अगर x है तो इधर कहीं भी कोण बने वो x होगा। दोनों चीजें ठीक है, ये x है तो ये x होगा और ये x है तो ये x होगा। तो ये B प्लस एक्स अगर कंप्लीट B प्लस एक्स है तो इसके द्वारा इधर ये कोण B प्लस एक्स होगा। अब देखिए मुझे बताओ, इस ट्रायंगल की मैं बात करूं PDC की, इसका तीसरा जो एंगल है ये वाला, इसका तीसरा एंगल ये मुझे बताइए क्या 180 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही इस ट्रायंगल में PCB में इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये जो है 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, 180 माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये दोनों बराबर हो गए तो क्या एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? और अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद है तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को अगर आपको याद है तो AC अपॉन BC का रेशियो वही होगा, AC अपॉन BC का रेशियो वही होगा जो एंगल बनाने वाली साइड्स है, जो रेशियो है PA और PB का रेशियो। और ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले जो अपने पास रिलेशन आया है, इसमें क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या PA अपॉन PB ऊपर गया तो क्या PD अपॉन PB P लिख सकते हैं क्या? इसको ऊपर ले जाओ, P अपॉन PB बराबर PD अपॉन P। और मुझे आप लोग ये बताइए PA अपॉन PB की जगह क्या हम लोग PD इसकी जगह AC अपॉन BC बराबर इसकी जगह क्या हम लोग PD अपॉन P लिख सकते हैं क्या? और अब मुझे बताइए PD की वैल्यू तो कितनी है 3 और P की वैल्यू कितनी है 2। AC का मान निकालने से आप लोग x मान लीजिए, इधर वाला हो जाएगा 15 माइनस एक्स। क्या आप लोग सोल्व करके यहाँ से x का मान निकाल सकते हो क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x का मान निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को। ये लिखा हुआ है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AC एक बिंदु D है, AD बराबर 1/3 AC, भुजा BC पर एक बिंदु E है, CE बराबर 1/3 BC, BD तथा A को F पर काटते हैं तो CFB कोण कितना होगा? देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है AB और C, ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पर एक पॉइंट D इस प्रकार से है कि इसने लिखा है कि AD अपॉन AC, जैसे लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। AC को इधर लाओ 1/3, तो ये अगर अपने पास 1 है तो AC 3 है तो ये बचा 2, और इस पर एक पॉइंट E इस प्रकार से है कि ये 1 है तो ये 2, क्योंकि आगे भी दिया हुआ है A अपॉन BC इक्वल्स टू 1/3। तो A को 1 मानोगे तो इधर वाला 2 क्योंकि टोटल 3, तो इसको अगर x मानते हो तो 2x, ये x मानते हो तो ये अपने पास होगा 2x। सबसे पहली बात, इन दोनों को मिलाया गया जो एक दूसरे को F पर मिलते हैं, तो ध्यान रखना ये x है और ये x है, दोनों बराबर। तो ट्रायंगल ADB जो अपने पास ट्रायंगल है, या DAB ट्रायंगल DAB जो होगा वो कोंग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के साथ? DAB जो होगा वो सर्वांसम होगा अपने पास ECA के साथ, ECA के साथ सर्वांसम होगा, क्योंकि अपने पास ये इसके बराबर पहले से DA बराबर है EC के बराबर। सर्वांसम क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं। और AB और CA बराबर है, AB और CA बराबर इसलिए है क्योंकि अपने पास कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक एंगल जो अपने पास है A और C बराबर, क्योंकि 60 डिग्री वो बराबर होगा, तो इसके सामने इस अक्ष के सामने ये वाला कोण अगर आप लोग अल्फा मानते हो, जिसको मैं ग्रीन से अगर दिखाऊं कि ये वाला कोण अगर आप लोग अल्फा मानते हो, ये वाला कोण अगर अल्फा मान लिया इसके सामने, तो इसके सामने ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ये कोण अपने पास अल्फा है तो ये वाला जो एंगल बचा अपने पास ये बच गया 60 माइनस अल्फा, ये 60 माइनस अल्फा है, और ये कोण हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल बचा अपने पास ये अपने पास बच गया ये 60 माइनस अल्फा, और ये अपने पास 60 डिग्री है। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 120 माइनस अल्फा, तो ये अपने पास हो गया 60 प्लस अल्फा। हाँ ना बताइए, समझ आ रहा है क्या? क्योंकि अपने पास त्रिभुज के तीनों कोण का योग 160 डिग्री होना चाहिए, तो 60 माइनस अल्फा, ये कोण 60 और ये कोण अपने पास 60 प्लस अल्फा, और यहाँ पर ये पूरा कोण 60 डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो 60 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा कोण 60 डिग्री था। 60 माइनस अल्फा ये 60, तो ये वाला जो एंगल बचना है ये वाला एंगल होगा 60 प्लस अल्फा, और ये 60 प्लस अल्फा है तो बाहर वाला जो एंगल हो गया ये हो गया 120 माइनस अल्फा, बाहर वाला एंगल 120 माइनस अल्फा, 60 प्लस अल्फा 60 माइनस अल्फा, तो क्या ये तीसरा कोण 60 डिग्री बचा गया, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो ये कोण 120 माइनस अल्फा और ये कोण 60 प्लस अल्फा, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 या 4 बार देखना, उसके बाद आपके समझ में आएगा। मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये जो है अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटर 60 प्लस अल्फा और 120 माइनस अल्फा 180 हो गया, 180 हो गया, तो क्या ये अपने पास चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया क्या? और साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया क्योंकि विपरीत कोण का योग 180 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, और ये अपने पास x और 2x आगे अगर बढ़े और इसको इससे मैं मिला दूं तो ये कोण 60 डिग्री है, कारण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ये 30 है, ये x ये 2x, और ये अपने पास हो गया 90 डिग्री। इसके द्वारा अगर ये कोण 90 डिग्री है तो इसके द्वारा सेम आर्क द्वारा कि यहाँ पर बना कोण भी 90 डिग्री होगा क्या? एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा, एक ही आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा 90 डिग्री। ये इधर 90 तो ये 90 है, तो इधर वाला कोण जो बचा अपने पास टोटल ये 90 है, तो इधर वाला भी बचा 90 डिग्री। ये पूछा BFC का मान बताओ, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आप लोग देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत स्टैंडर्ड का, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो थ्योरी में मैं करवा चुका हूं, उसको आप लोग अपने आप कीजिए। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, कभी मैं आपको समझा दूंगा। बहुत देर हो गया आज पढ़ाते पढ़ाते, तो जो क्वेश्चन आपको मिले हैं उनको आप लोग शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं अच्छे क्वेश्चन करवा सकूं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगली क्लास में मिलते हैं कल शाम को। Hey guys, this is Sohu Alawat.